दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज साहब हैं, होली की छुट्टी पर गए थे, घर में लग गई आग। तो घर में जो लोग थे उन्होंने कर दिया फोन इमरजेंसी सर्विसेज को, पुलिस को। पुलिस पहुंची तो वहां पर जांच पड़ताल में भारी भरकम मात्रा में कैश मिला है, पैसा मिला है, नकदी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। हड़कंप मचा तो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उसने इन जज साहब, जिनका नाम है यशवंत वर्मा, उनका ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में थे, जहां से आए थे, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, वापस वहां भेजने की सिफारिश कर दी है। पर मामला यही खत्म नहीं होता है, अभी और बहुत कुछ हो सकता है। अभी इनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है, इस्तीफा नहीं देते हैं तो महाभियोग हो सकता है, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो क्या हो सकता है, आज क्या हुआ है, चीफ जस्टिस ने क्या बोला है, सब पर विस्तार से बात करेंगे, जानकारी लेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी से। पीयूष जी, सबसे पहले तो यही बताइए, जो मामला है थोड़ा सा फिल्मी लगता है कि जज साहब छुट्टी पर थे और घर में लग गई आग, और उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचती तो खुलासा होता है भारी भरकम कैश का। कैसे ही हुआ, पहले पूरा घटनाक्रम बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जो घटना है वो होली के दिन की है, और होली के दिन दोपहर के आसपास उनके घर में आग लग जाती है, और वो वहाँ पर नहीं होते हैं, और उनका परिवार का सदस्य भी कोई नहीं होता है, सिर्फ जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं वहाँ पर थे। और उसके बाद अग्निशमन विभाग के को सूचित किया जाता है कि आग लग गई है, और वो वहाँ पहुँचती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस भी पहुँचती है, और वहाँ पर बड़ी तादाद में पैसा पाया जाता है, और ये कितना है इसका भी अभी खुलासा नहीं हुआ है। और इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इंदिरा जयसिंह, उन्होंने भी एक ट्वीट करके ये मांग की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से कि इस मामले पर जो राशि है उसका खुलासा किया जाए, और इसके बाद ही इस मामले में आगे इनिशिएट जो करना है कदम वो किया जाए। इस मामले में जब घटना हुई तो जाहिर सी बात है कि होली का दिन था, पिछला शुक्रवार था, और पिछले शुक्रवार को ये घटना हुई। उसके बाद जो पैसा मिला, उस पैसे के मद्देनज़र सीजीआई संजीव खन्ना तक ये मामला पहुंचा, और इस मामले के पहुंचने के बाद उनके साथ में जो कोलेजियम है 5 जजों का होता है, 5 जजों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए। लेकिन चूँकि कोलेजियम का ये मानना था कि इनिशियल जो इंक्वायरी है वो इनिशिएट होनी चाहिए तत्काल, लेकिन जो उसका प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले जो सिटिंग जज होता है वो उससे कोलेजियम जवाब मांगता है, एक नॉर्मल रिस्पांस मांगता है, यानी कि शुरुआती जो प्रारब्ध है, शुरुआत है, उसमें एक जवाब मांगा जाता है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिर क्या घटनाक्रम है। क्योंकि जो कोलेजियम है वो जो इंक्वायरी इनिशिएट करता है वो पुलिस की तरह जांच नहीं करती है, वो तथ्यों, बयानों और गवाहों के आधार पर इस तय तक पहुंचती है कि असलियत क्या है, और उसके बाद मामले पर आगे बढ़ती है। तो कोलेजियम ने सर्वसम्मति से ये तय किया कि इनका, यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए, और इसके साथ ही ये तय किया गया कि उनसे जवाब मांगा जाए। अब उनसे जवाब मांगा गया है, 7 दिन का वक्त दिया गया है, और जब वो अपना जवाब देंगे तब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम ये निर्णय ले सकता है कि इस मामले में जो इन हाउस इंक्वायरी होती है, जैसा कि पूर्व में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस यादव के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट कर रखी है, और इन हाउस इंक्वायरी में जो जवाब उनका आएगा उसी के आधार पर जो प्रश्न तैयार किए जाएंगे, एजेंडा होगा, उसके बेसिस पर आगे की कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी, और 3 जजों की एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा जो मामले की तय तक पहुंचने और उससे संबंधित दस्तावेज एकत्र करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेगी, और एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी कि आखिर इस मामले में जो हमारी इन हाउस इंक्वायरी है कि उसका क्या कहना है और उसका निष्कर्ष क्या निकाला गया है। उस पर निर्णय लेता है फिर कोलेजियम कि आखिर जो संबंधित व्यक्ति है और जो जज है उसकी तरफ से जो रिस्पांस फाइल किया गया वो कितना सही था और कितना गलत था। उस आधार पर जो कोलेजियम है वो मांग कर सकता है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो उन्हें जो है कार्य से मुक्त रखा जा सकता है, यानी कि वो जज तो रहेंगे हाई कोर्ट के, लेकिन हाई कोर्ट के जज रहते हुए भी वो किसी भी तरीके से कोई काम
नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति के मद्देनज़र अब आप समझ सकते हैं कि प्रोसीजर कितना क्लिष्ट है। जबकि दूसरी ओर जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, महाभियोग का, उसकी प्रक्रिया और भी लंबी है। तो मैंने आपको ये बताया कि इन हाउस इंक्वायरी का क्या प्रोसीजर है और उस इन हाउस इंक्वायरी के नतीजे पर पहुंचने के बाद भी सिर्फ ये कहा जा सकता है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और इस्तीफ़ा लेने के बाद अगर कोई आगे कार्रवाई की जाती है तो ये अलग बात है, तब वो जज नहीं होंगे। लेकिन सिटिंग जज के रहते आप उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। जी सौरभ। अभी आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया, महाभियोग, कि अगर जज जो हैं जब उनसे जवाब मांगा जाता है और उसके बाद वो उचित जवाब नहीं दे पाते हैं, खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद उनसे इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो महाभियोग के लिए सिफारिश कर दी जाएगी। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि ये महाभियोग क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए सौरभ, महाभियोग बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। अभी ये जो मांग पहुंची है और ये जो मसला पहुंचा है वो इन हाउस इंक्वायरी के मुहाने पर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम एक इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है इस मामले पर। कोलेजियम की जो मांग है वो संसद में शुरू होती है और संसद के जो सदस्य हैं वो एक रेजोल्यूशन लाते हैं कि भाई ये इस मामले में महाभियोग होना चाहिए। ये सिटिंग जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या अन्य कोई आरोप लगा हुआ है, मिसबिहेव का आरोप है या वो गलत फैसले दे रहे हैं या कोई अन्य आरोप, किसी भी तरह का अन्य आरोप जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्ट की तरफ जाता हो, तो उस मामले में फिर 100 जो सदस्य होंगे वो साइन करके बाकायदे जो रेजोल्यूशन होगा एक सदस्य द्वारा लाया हुआ, उस पर जो 100 सदस्य होंगे लोकसभा के वो साइन करेंगे। और जबकि दूसरी तरफ अगर राज्यसभा में पहले लगाए गए तो राज्यसभा के 50 सदस्य वो साइन करके वो लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, दोनों को अलग अलग तरीके से वो पेश किया जाता है रेजोल्यूशन। और उसके बाद उस पर भी ये निर्णय अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के सभापति को लेना होता है कि इस मामले में आगे जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको इनिशिएट किया जाए, मतलब आगे लाया जाए या फिर नहीं लाया जाए। तो अब इस मामले पर उसके बाद क्या होता है कि अगर उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी कि हाँ ठीक है इसमें महाभियोग प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए, तो महाभियोग प्रक्रिया का स्टार्ट हो जाता है और उसमें जो एक कमेटी बनाई जाती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई अन्य जज सुप्रीम कोर्ट का ही वो बाकायदे एक पूरा खाका तैयार करता है कि इस मामले में क्या उन पर आरोप हैं और किस तरीके से क्या अभी तक का जो है जो दस्तावेज़ के ज़रिए हमें जानकारी मिली है वो क्या है, और इस मामले में जो आरोप हैं वो कितने निष्कर्षपूर्ण हैं, कितना तय तक जो कमेटी गई है उसका क्या अंदाज़ा है कि ये वाकई में कहीं इस्टेब्लिश होता है जा करके या फिर नहीं होता है। अगर उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि हाँ जो आरोप लगे हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट कमेटी की है वो जब सौंपी जाएगी लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के सभापति को, तो उसके बाद 2/3 बहुमत से जो सदस्य होंगे लोकसभा के और राज्यसभा के वो इसको रेजोल्यूशन को पास करेंगे और इस रेजोल्यूशन को भेजा जाएगा राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति उस पारित रेजोल्यूशन के बेसिस पर एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके जो पदासीन जज है उनको पद से हटा देंगे और इसी को महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो जजेस होते हैं, जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट रखा गया है, उनको संरक्षित इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सरकार से जुड़े होते हैं सीधे तौर पर, भले ही केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी चलाई जा सकती है और बड़े पैमाने पर ऐसे में जज अगर सुरक्षित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो कड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पाएगा, और जब कड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका भी इस मामले में सक्षम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मसला सामने आया है उसमें सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय जी के सामने जो चुनौती है कि
जो छवि है न्यायपालिका की उसको कैसे संरक्षित रखा जाए और जो मौजूदा प्रोसीजर है, प्रक्रिया है या कानून है, उसके तहत किस तरीके से इस मामले में निपटा जाए। क्योंकि आप ये भी समझ सकते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। आप ये देखिए कि वो घर पे नहीं थे, उनका कहना है, और उनका परिवार का कोई भी नहीं था, तो ऐसी स्थिति में कोई साजिश भी हो सकती है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आज भी एक कॉलेजियम की बैठक हुई थी और उस कॉलेजियम की बैठक में माना जा रहा है कि इस एजेंडे पर चर्चा हुई है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं वो हाई कोर्ट अगर चले भी जाएंगे ट्रांसफ़र होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो वहाँ पर भी वो कार्यभार जो है, कार्य है, जो जुडिशियल वर्क है वो नहीं करेंगे। इस पर ये संभावना बनती है कि जल्द ही कोई निर्णय दिया जाएगा कॉलेजियम द्वारा और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है उस पर भी कार्रवाई चलती रहेगी। क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब जब कॉलेजियम के सामने आ जाएगा उसके बाद ही इन हाउस प्रक्रिया जो है, इन हाउस कमेटी जो है इस मामले में इनिशिएट की जा सकती है, यानी कि बनाई जा सकती है और वो फिर फर्दर एक तरह से प्रोब या परख करेगी मामले की कि आखिर हुआ क्या था वास्तविकता में। तो ऐसे में जजों के घरों में बाहर सीसीटीवी भी होते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं थे, उनका परिवार नहीं था, तो ये देखा जा सकता है कि जिस समय आग लगी उसके पहले क्या वो घर से बाहर जा चुके थे। और इसके अलावा जो वहाँ पर पुलिस पर्सनल मौजूद हैं या सिक्योरिटी वाले जो मौजूद हैं और इसके अलावा अन्य जो स्टाफ है वो क्या कहता है। तो ऐसा नहीं है कि इस मामले को किसी भी तरह से दबाया जा सकता है या छिपाया जा सकता है। ये चूँकि भ्रष्टाचार से जुड़ा बहुत बड़ा मसला है और समय समय पर जो हायर जुडिशरी है उसके जजों पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी जो महाभियोग है वो इनिशिएट नहीं हो पाया है, कंप्लीट नहीं हो पाया प्रोसीजर। जस्टिस सौमित्र सेन थे, उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने ही वाली थी, उसके पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा प्रोसीजर है इस मामले में और जजेस को जजेस प्रोटेक्शन एक्ट, जो जजेस एक्ट है उसके तहत प्रोटेक्टेड किया गया है 1968 में। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनमें ये ज़रूर कहा गया है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है जज का या किसी लोक सेवक का, तो ऐसी स्थिति में जो उसका एक तरह से जो संरक्षण करने वाला या उसका जो मैनेजर है या बॉस है, जो उसके ऊपर का शीर्ष अधिकारी है, उससे अनुमति लेकर के एफआईआर दर्ज की जा सकती है और फिर आगे जो शुरुआती जांच है वो की जा सकती है। ये फैसले में ज़रूर कहा गया है, लेकिन अब इस मामले में ये भी देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि हाँ ठीक है, ये मामला भ्रष्टाचार का बनता है और इस मामले में जो एफआईआर की इजाज़त है वो दे दी जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और जो स्पष्टीकरण है वो भी सामने लाना पड़ेगा कि आखिर किन आधारों पर, किन बिंदुओं पर उन्होंने ये इजाज़त दी है, चूँकि सिटिंग जज का मामला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है सिटिंग जज के खिलाफ किसी भी आपराधिक या सिविल मामले को चलाए जाने को लेकर के, वो काफ़ी क्लिष्ट है और काफ़ी उसमें जांच, पहले शुरुआती जांच किए जाने के बाद ही कोई आगे प्रोसीजर अपनाया जा सकता है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो आपने दो चीज़ें मोटा माटी हमको विस्तार से समझा दी हैं कि जो जज साहब लोग होते हैं वो जब, मतलब नॉर्मली तो वो लोग फैसला सुनाते हैं आम लोगों के जो मामले होते हैं, पर उन पर जब कोई आरोप लगता है, कोई मामला होता है, तो कैसे प्रोसेस अपनाया जाता है वो आपने समझा दिया। महाभियोग क्या है ये आपने समझा दिया, पर एक टर्म बार बार आ रहा था कॉलेजियम। मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक उसको नहीं समझते होंगे क्योंकि अक्सर वो विवादों में भी रहता है, कॉलेजियम को लेकर तमाम बहस भी छिड़ी रहती है। थोड़ा अगर आप कॉलेजियम उससे जुड़ा विवाद वो हमको समझा दें तो दर्शकों को आसानी हो जाएगी। देखिए, कॉलेजियम एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 5 जजों की एक समिति होती है, उसे कॉलेजियम कहा जाता है। 1994 में जब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उस जजमेंट में ये व्यवस्था को कायम किया गया। उसके बाद सरकार ने कई बार प्रयास किया कि इस व्यवस्था को ख़त्म करके सरकार जो है अपनी व्यवस्था कायम करे और एनजेएसी जैसा एक्ट भी लाया गया। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस मामले पर
फैसला दिया, उससे बड़ी बेंच ने दिया। 13 जजेस बेंच तक का इस मामले में फैसला है। तो वो जो कॉलेजियम है वो जो नियुक्तियां होती हैं जजों की उनको लेकर के वो कॉलेजियम नाम रिकमेंड करता है, उसके बेसिस पर सरकार नोटिफिकेशन करती है और एक बार ज़रूर वापस भेज सकती है उस जज का नाम जिस पर अगर कोई शंका है सरकार को, या कोई क्रिमिनल केस कहीं भी इनिशिएट हुआ है, या कोई अन्य ऐसी बात है जो जुडिशरी की छवि को ख़राब कर सकती है, या फिर किसी भी तरह से जो न्यायिक व्यवस्था है उसको क्षति पहुंचा सकती है। तो ऐसे आधारों को ध्यान में रखते हुए एक बार सरकार उस जज का नाम जो रिकमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए, या फिर हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए उसको वापस भेज सकती है। और इसके बाद अगर दोबारा कॉलेजियम उसी नाम को वापस सरकार के पास भेजता है तो उसे जज बनाना ही पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन देना ही पड़ेगा। तो ये जो कॉलेजियम है वो 5 सदस्यीय एक तरह की समिति है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में होती है, जो ये जजों की नियुक्तियां होती हैं, उनका कामकाज और सारी चीज़ें देखती है, जजों का संरक्षण देखती है। तो ये महाभियोग से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक व्यवस्था है जो न्यायपालिका को बहुत पहलुओं पर कहीं ना कहीं संरक्षित करती है और नियुक्तियों के मामले पर गौर करती है कि जो जजों की नियुक्तियां हैं उसमें गुणवत्ता कितनी अच्छी है, और इस बात का ख्याल रखा जाए कि गुणी जज ही और अच्छे जज ही या फिर अच्छे वरिष्ठ वकील ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंच पाएँ। तो ये एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा कायम की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर चूँकि उनकी ओर से इस मामले में ट्रांसफ़र का जो आदेश था, जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया और उसके बाद अब इस मामले पर इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी, जबकि जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से जवाब दे दिया जाए। और उनका जवाब क्या होगा ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ये कह सकते हैं अपने जवाब में कि वो घर पर नहीं थे और उनका परिवार का कोई सदस्य नहीं था, उनके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। लेकिन उन्हें स्पष्ट कारण भी देने होंगे और ये संभावना भी बनती है कि अगर उनके पक्ष में अगर कोई साक्ष्य होता है, मान लीजिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने घर पर नहीं थे, उनका परिवार नहीं था, और इस बात की तस्दीक जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या उनकी सुरक्षा में लगी वहाँ पर दिल्ली पुलिस है वो ये कह देती है, इसकी तस्दीक कर देती है, और इसके अलावा जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो भी इसकी तस्दीक कर देते हैं, तो पहल ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ वो सही बोल रहे हैं। और इस मामले में जो जांच है उसको दो तरफ देखना होगा, एक तरफ कि वाकई में ये भ्रष्टाचार का मामला है भी या नहीं, और दूसरी तरफ कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी का मामला है। तो दो राहें पर ये मामला पहुंच सकता है, जबकि जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से जवाब दे दिया जाए और अगर उसके साथ में जवाब देने के साथ में वो अपने पक्ष में कुछ साक्ष्य भी सीजीआई और कॉलेजियम के सामने पेश कर दें। जी सौरभ। बिल्कुल, आपने कुल मिलाकर काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी हमको, पर और जो आपने बात बताई कि अभी इसमें कई परतें खुल सकती हैं, अभी जो साजिश वाला एक एंगल है वो भी कल को आ सकता है सामने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरनल इंक्वायरी में धीमे धीमे सामने आएंगी, परत दर परत खुलेगी और मामला साफ होगा। पर ये हम जानना चाहते हैं कि एक सवाल और भी है कि जब इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इतना बड़ा नकद बताया जा रहा है मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जो न्यायपालिका उस पर भरोसा है वो कहीं ना कहीं एक शंका के घेरे में आता है। तो उसको कहीं ना कहीं छवि सुधारने का प्रयास किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जजों की तरफ से। पर क्या पहले भी इस तरीके के ऐसे कुछ मामले आए हैं भ्रष्टाचार के, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सुनी जाती रही हैं, ऐसा कोई मामला जो आपको याद हुआ हो, उसमें कोई बड़ा एक्शन हुआ हो? देखिए, जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लगते रहे हैं और मैं ये बता सकता हूँ आपको कि 5 महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू की गई और वो अंत तक नहीं पहुँची। तो ऐसे में 5 जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनके खिलाफ ऐसे मामले सामने आए। और इसके अलावा भी चंडीगढ़
का एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और उसमें इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई। उस मामले में भी एक व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति जज के घर के बाहर एक कैश से भरा हुआ बैग रखकर चला गया था और उस मामले में जज का यही कहना था कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही थी। तो ऐसे मामले जजों के खिलाफ, ऐसे आरोप जजों के खिलाफ लगते रहते हैं और शायद यही वजह है कि जजों को प्रोटेक्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ साजिश की जा सकती है और ये साजिश इसलिए हो सकती है ताकि कोई पक्ष अपने केस को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है और जज पर दबाव बनाने के लिए भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की जा सकती है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कई मौक़ों पर यह भी देखा गया है, ख़ास तौर पर हायर जुडिशरी में नहीं लेकिन लोअर जुडिशरी के तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जजों के खिलाफ बाद में आपराधिक मुकदमा भी हुआ और चला भी और साबित भी हुआ। तो लोअर जुडिशरी पर चूँकि कई ऐसे मामले साबित हुए हैं, लेकिन हायर जुडिशरी के मामले में अभी तक महाभियोग की कभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और कहीं न कहीं न्यायपालिका और उसको लेकर जो एक भरोसा है वो थोड़ा सा लोगों के मन में शंका आई है। मगर अभी एक लंबी इंटरनल इंक्वायरी होनी, जैसा कि पीयूष जी ने बताया, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, वो आपको बताया। एक और बड़ा सवाल है कि जो कैश की बात हो रही है, नकदी की बात हो रही है, तो कितना कैश मिला है, ये कब सामने आएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और इस मामले में आगे किस तरह सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम बढ़ता है और क्या महाभियोग की नौबत आती है, ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। जो भी अपडेट हम तक आता, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।